आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग, नेचर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और फाइनेंस से जुड़े हुए बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टूल्स और टेक्निक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। उस टूल्स और टेक्निक्स बहुत हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ भी डिसीजन हो तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टूल्स एंड टेक्निक्स यूज लेते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज related to decision making of finance of the firm and other matter related to finance. In this financial planning, so financial planning, capitalization, capital structure, cash flow analysis, product pricing and प्रॉफिट पॉलिसीज, कैपिटल बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल आर इंक्लूडेड। तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर देखो कैपिटलाइजेशन से लेके कैपिटल स्ट्रक्चर तय करने से मतलब कंपनी किस किस सोर्सेज से फाइनेंस लाएगी, इक्विटी से लाएगी, डेट से लाएगी, डिवेंचर, बैंक लोन या प्रीफरेंस है, कहाँ से उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत तय करते हैं। फिर उसके बाद कैश का किस किस तरफ फ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कैश यूज़ आ रहा है या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आ रहा है या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी हम कैश फ्लो एनालिसिस भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। तो उसके बाद प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रॉफिट पॉलिसीज मतलब अपने हम किस कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है कि हम अपने फंड्स को कैसे अलोकेट करें। कैपिटल बजटिंग वैसे तो हम अलग से इसका डिस्कस का वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक्स है। उसके अंदर क्या होता है, हम फंड्स का कैसे एलोकेशन करते हैं। एक प्रोजेक्ट लेते हैं, उसके ना फ्यूचर में उसके क्या इन्फ्लोज आने की संभावना है और उसका फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना और फिर कंपेयर करना है कि हमारा आज कितना एक्सपेंसेस हो रहा है और हमको फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा जो आज प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू होगी। ये सब इंफॉर्मेशन निकाल के उसका कंपेयर करके एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाते हैं कि है ना ये हमारे लिए प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बजटरी कंट्रोल को भी इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड कर लिया है। इसके अंदर बजट के लिए हमको दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हेल्प चाहिए होती है। कॉस्ट डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से भी हम डाटा लेते हैं बजट बनाने के लिए, या पास्ट ईयर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उससे भी हम बजट बनाने के लिए डाटा लेते हैं। बट इट कैन नॉट बी इम्प्लीकेटेड विदाउट कोऑपरेशन एंड हेल्प ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये हमने पहले डिस्कस किया ही था कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट से डाटा चाहिए होता है। अब कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ विद्वान हैं, उनकी कुछ डेफिनेशन है जिसको हम रीड कर लेते हैं। सम डेफिनेशन आर गिवन हियर, फॉर एग्जांपल द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिससे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग और अच्छे से समझ जाएंगे। तो कुछ डेफिनेशन है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से जुड़े विद्वानों की। तो पहले हम लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फाइनेंस कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस फंक्शन की प्लानिंग करना और उनको कंट्रोल करना, ये बताया हॉवर्ड एंड अपटाउन ने। सेकंड है इजारा सोलेमन की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ एंड इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, इसके बारे में इजारा सोलेमन ने डेफिनेशन में ये लिया है कि कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैपिटल का करना है। फिर व्हीलर की डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। कैपिटल को ये सब ने यही बताया कि भाई कैपिटल को कैसे बेस्ट यूज़ करना है जिससे कि बिजनेस के जो एंटरप्राइजेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है ओवरऑल वो अचीव हो जाए। फिर जोसेफ ने भी एक डेफिनेशन दी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरिया ऑफ business management devoted to the best use of capital and a careful selection of sources of capital in order to enable spending unit to move into the direction of reaching its goals। तो एंटरप्राइजेस अपने गोल तभी ना मतलब अचीव कर पाएगी जब ना कैपिटल वगैरह का फंड्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो ये इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस तरह से डिफाइन किया है। अब हम नेचर क्या है और उसकी विशेषता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम पढ़ेंगे। According to modern approach, the finance function play an important role in business management, so the role of finance managers become quite important. According to modern approach, the following are the characteristics of financial management। एक एक करके हम characteristics डिस्कस करेंगे। पहला important part of business। अब ये तो हमने देखा ही था ना, मॉडर्न अप्रोच में बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर को कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाना, उसका
कैपिटल को, फंड्स जो होते हैं उनको वापस इन्वेस्टमेंट करना, उन पे कंट्रोल करना, प्रॉफिट पॉलिसी और कुछ बजट टेक्निक्स है उसकी है ना बार बार कंट्रोल रिपोर्ट बनाना, अप्रेजल रिपोर्ट बनाना। और उसके अलावा डे टू डे के जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, केस रिसीवेबल का मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया क्योंकि सब जगह इन्वॉल्वमेंट है, डे टू डे वर्क में भी है और स्पेशल इवेंट्स में भी है, और पूरा फाइनेंस को जो पूरा कंट्रोल करने का, इन्वेस्टमेंट करने का सारा काम फाइनेंस मैनेजर के पास होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और कंटिन्यूस प्रोसेस में तो हमने देखा ही था कि अब तो ऐसा था नहीं कि स्पेशल इवेंट पे ही रिक्वायरमेंट रहेगी कि या तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तब फंड लाना है। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच में था कि उसका रोल लिमिटेड था, लेकिन अब ये ऐसा लिमिटेड नहीं है। अब तो क्या एलोकेशन भी करना है और उसको कंटिन्यूसली उसको कंट्रोल करना है, उस पर ना बार बार उसके रिपोर्ट्स बनाना है, कंट्रोल रिपोर्ट्स बनाना है, अप्रेजल रिपोर्ट्स बनाना है, उसका इवेल्युएशन करना है रिपोर्ट्स का कि कहाँ कमी रह रही है, उसमें सुधार करना। तो ये तो क्या है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर तक चलता ही रहता है इसका प्रोसेस, तो कंटिन्यूसली है। अब ऐसा नहीं कि स्पेशल इवेंट पे ही रिक्वायरमेंट रहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। थर्ड पॉइंट है लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिक, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। तो पहले तो क्या अकाउंटिंग फंक्शन तो क्या होता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को लिखना करना, अकाउंट्स बनाना, ये तो डिस्क्रिप्टिव है। और तो लेकिन है ना फाइनेंशियल मैनेजर क्या एनालिटिक है, क्योंकि जो हमने फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया है पहले तो एनालिसिस करता है कि कौन कौन सा है ना सोर्सेज से फंड लेना चाहिए, कौन सा है ना कंपनी के लिए लेस कॉस्ट लगेगी, कौन सा कंपनी वापस रीपे तो नहीं करना, उस पर क्या बर्डन तो नहीं आएगा, जैसे ज़्यादा लोन से ले लिया अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो क्या कंपनी के पास इतने प्रॉफिट होंगे क्या वो उसको रीपे कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वो एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद एलोकेशन भी करता है कि कहाँ कहाँ से प्रॉफिट, कंपनी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करता है किससे क्या इन्फ्लोज आएंगे और वो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट होगा, ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा जो काम है वो एनालिटिक है, एनालिसिस करने वाला है, डिस्क्रिप्टिव कम है काम। फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। तो अकाउंटिंग फंक्शन से तो डिफरेंट है ही है, क्योंकि इसके अंदर इससे पहले जो हमने पढ़ लिया उसमें अकाउंटिंग तो क्या है डिस्क्रिप्टिव है, मतलब लिखना है, रिकॉर्ड्स करना, जो भी ट्रांजेक्शन हो उसको रिकॉर्ड्स करना ही होता है। लेकिन उसका एनालिसिस करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसके डाटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसको एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है सेंट्रलाइज नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन। अब सेंट्रलाइज नेचर मतलब कि ये काम को ऐसा नहीं है कि उसको डिसेंट्रलाइज कर सके। अभी तो क्या टॉप मैनेजमेंट का काम है फाइनेंस मैनेजमेंट, तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना, इसके जो सारे काम टूल्स टेक्निक्स है वो डिसीजन मेकिंग में करते हैं। तो ये क्या, ये नहीं है कि काम डाटा जरूर हम सब सारे डिपार्टमेंट से लेते हैं, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज टॉप मैनेजमेंट के पास होता है पावर, तो इसको ये सेंट्रलाइज प्रोसेस है, नेचर इसका सेंट्रलाइज का है। वाइडर स्कोप, अभी इसका स्कोप तो वाइडर है ये, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम शुरू हो जाता है। फाइनेंस मैनेजर का रोल तब से शुरू होता है और लास्ट तक फाइनेंस मैनेजर का काम रहता है। वाइंडिंग अप तक फाइनेंस मैनेजर का काम रहता है और डे टू डे वर्क में भी रहता है। तो कंपनी के शुरू होने से लेके कंपनी के समाप्त होने तक सब जगह और डे टू डे वर्क में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो स्कोप इसका बहुत वाइडर है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि उनको काफ़ी सारी है ना रिपोर्ट्स वगैरह बना के दे देता है, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत है ना हेल्प करता है ये मैनेजमेंट के, क्योंकि किस प्रोजेक्ट्स को लेना है, उसके क्या उसमें कमी है, क्या उसके बेनिफिट्स है प्रोजेक्ट्स के, ये सब रिपोर्ट्स बना के, और जो डे टू डे वर्क की भी है, वर्किंग कैपिटल वगैरह का कैसे अरेंजमेंट करना है, इसकी भी सब रिपोर्ट्स बना के मैनेजमेंट को दे दी जाती है। तो डेली रूटीन वर्क हो या लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, सबके अंदर रिपोर्ट्स बना के फाइनेंस मैनेजर दे देता है। तो ये मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है डिसीजन लेने के, भाई इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो क्या है, इसके अंदर हमने पहले देखा कि कुछ है ना कंट्रोल रिपोर्ट्स बनाता है, अप्रेजल रिपोर्ट्स बनाता है, उसका एनालिसिस करता है, कोई कमी हो गया तो उसको दूर करता है। तो ये क्या मेजरमेंट भी करता है परफॉर्मेंस का। फंड को एक बार इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही उसका काम खत्म नहीं होता है, उसको इन्वेस्टमेंट हमारा सही जगह काम कर रहा है, जो हमारे डिजायर गोल है वो आ रहे नहीं आ रहे, उसके लिए भी ये क्या होता है मेजरमेंट करता रहता है। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, क्योंकि सब जगह से डाटा लाना पड़ता है बजट वगैरह बनाने के लिए, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अदर डिपार्टमेंट की तो हेल्प चाहिए होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलो अप, तो कंट्रोल करते रहते हैं, बजटरी टेक्निक्स हुई, कैपिटल बजटिंग्स हुई,
या रिसीवेबल मैनेजमेंट हुआ, ये सब रिपोर्ट्स बना के कंट्रोल भी करता है और साथ साथ फॉलोअप भी करता है कि डिजायर्ड गोल हमारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फाइनेंस से तो फाइनेंस के बिगड़ तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी भी एंटरप्राइजेस का या कंपनी का, कॉर्पोरेट का। तो फाइनेंस मैनेजमेंट तो सभी का पार्ट है, सभी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। तो कोई भी इसके बिगड़, फाइनेंशियल प्लानिंग के बिगड़ कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर सकती। तो ये क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल अप्रोच में अलग ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और जो मॉडर्न अप्रोच थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थे। पहले हम इसको ऑब्जेक्टिव्स को पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो क्या होने चाहिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के। दिस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन नैरो अप्रोच, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। द अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज टू अरेंज द profitable finance for business, but when see in a wide approach, the aim of the financial management is to help the firm in achievement of its predetermined objectives. There is a suitability on this fact that the ultimate objective of the firm is to maximize welfare of the owners. How can this be maximized? For what two bases are given, which are, अब तो दो बेसिस है ऑब्जेक्टिव्स के, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कंपनी का, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम लास्ट में हम ये देखेंगे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करना ऑनर्स के लिए या कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है कंपेयर टू प्रॉफिट बढ़ाने के। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंपेयर में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या ज़्यादा मतलब बेनिफिशियरी है शेयर होल्डर के लिए या ऑनर्स के लिए, जो भी उसके मालिक होंगे एंटरप्राइजेस के। तो वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ ऑफ द बेसिस एंड देन वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज बेटर पोजिशन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो पहले हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ को भी डिस्कस करेंगे। तो इन द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर्ड टू बी ए standard of measurement of efficiency, so that is a natural objective that the profit should be maximized. The following reasons are being given for the suitability of profit maximization or advantage of maximization of profit. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइजेशन को ही पहले कंपनी का गोल माना था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही माना था कि हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट लिया उसको जस्टिफाई करने के पीछे जो रीजन थे उसमें से पहला रीजन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ रैशनैलिटी। तो कोई भी रैशनल पर्सन होगा तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ना देखेगा कि भाई ना किस कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कौन कंपनी लेस प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो उस प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेरिजन रैशनल लगता है। तो ये जो एक ग्राउंड हो सकता है कि ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का कंपनी का एक ग्राउंड हो सकता है। दूसरा इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब एक प्रॉफिट ये भी हो सकता है कि ना जो कंपनी है ना ज़्यादा एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और जो कम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है वो कम प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। थर्ड है एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, वैसे ही कि भाई इसने अपने थर्ड पॉइंट के अंदर कि उसने एफिशिएंटली अपने एलोकेशन है रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंटली एलोकेशन किया और अच्छा यूटिलाइजेशन उनका हो रहा है रिसोर्सेज का, इस वजह से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। फोर्थ पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस डिसीजन। और अब है ना कि बिजनेस के जो भी डिसीजन लिए वो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और देखेगा नहीं इसने सही मेजरमेंट है सक्सेस का, इसको मेजर कर सकते हैं सक्सेस को कि उस कंपनी ने 10 लाख प्रॉफिट यूज़ किया और कंपेयर में उसकी कंपनी ने दूसरी कंपनी ने अगर 8 लाख प्रॉफिट यूज़ किया तो 10 लाख वाली ज़्यादा सक्सेस है। और सोर्सेज ऑफ इंसेंटिव, अब जैसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जो भी फैक्टर यूज़ होंगे बिजनेस के अंदर उनको इंसेंटिव प्रॉफिट के बेस पे मिलेगा। प्रॉफिटेबल कंपनी है तो ज़्यादा इंटेंसिव मिलेगा। तो ये भी एक ग्राउंड है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ठीक है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग।
लास्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा इनकम बढ़ने से ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ये सब भी है ना प्रॉफिट ग्राउंड पे ठीक है। तो ये तो कुछ है ना ग्राउंड थे जिसमें हम है ना ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, उसको जस्टिफाइड करते हैं ये सारे पॉइंट्स। इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। वो क्या है? पहला है ये क्या करता है, इस रीड कर लेते हैं पहले इसको। इट इज ए कंसिडर्ड बाय द एजुकेशनिस्ट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अचीव ओनली इन केस ऑफ perfect competition, while in the country of today there is imperfect competition. So case of imperfect competition, the objective of profit maximization cannot be achieved. ये तो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओनली है ना इस केस में काम आता है जब परफेक्ट कंपटीशन होता है कि भाई जहाँ सब कंपनीज की एक ही तरह की है ना स्ट्रेंथ होती है और कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो सक्सेसफुल रहती है। लेकिन जब आजकल परफेक्ट कंपटीशन तो है नहीं, ज़्यादा तो या तो कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मोनोपोली सब जगह है ही है। अब देखो आप रिलायंस का भी देखो तो रिलायंस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है या उसका वेल्थ। तो रिलायंस तो लगातार इस कोशिश में रहती है कि ना उसका कैसे ज़्यादा वेल्थ बढ़े। तो ये तो क्या परफेक्ट कंपटीशन की बात है, और परफेक्ट कंपटीशन जनरली होता नहीं है। ये सिर्फ है ना एक है ना थ्योरी है। जनरल में इसको जनरली हमारे बिजनेस वगैरह में या किसी मार्केट में देखने को बहुत कम ही मिलता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ आल्सो सेड दैट द स्टेट ऑफ 19th century when the profit maximization was the objective of business, then the characteristics of business were on finance, private property and sole proprietorship. The objective of the sole proprietorship was to increase the private property and the power, which could be fulfilled only through the objective of profit maximization. But now the chief characteristics of a business are limited liability, professional management and सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप। तो पहले तो क्या था कि ना पहले के ज़माने में तो था ये चीफ की जगह चीफ पढ़ लेना, CHIEF। ये गलत मिसप्रिंट हो गया, इसको जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो ये सही कर लूँगा। तो इसमें जो सेकेंड एडवांटेज है इसके अंदर क्या था कि पहले जो 19th सेंचुरी से पहले क्या था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो था नहीं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप थे। उनका तो ऑब्जेक्टिव ये था प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट करना, उसका प्रॉफिट को निकाल के अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना। लेकिन अब तो ये रहा नहीं, अब तो कंपनी के ऑनर शेयर होल्डर होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वो शेयर होल्डर वो भी है ना अपने शेयर्स का प्राइस भी ज़्यादा जाते हैं। तो अब ये एडवांटेज रहा ही नहीं, क्योंकि अब प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप बहुत कम है और बड़ी जो कंपनियाँ वगैरह है वो क्या है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, और उनका मोटिव होता है कि अपने शेयर होल्डर को भी है ना उनकी वेल्थ में लगातार कैसे बढ़ोतरी करें। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये करने से फिर क्या होता है, प्रॉफिट अगर करते जाते हैं उसका री इन्वेस्टमेंट नहीं करते, निकालते जाते हैं तो कंपनी के शेयर तो बढ़ते ही नहीं है। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट क्या है? द बिजनेस इज आल्सो रिलेटेड टू कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट in the changed business structure. The palace of the owner manager is taken by professional management. In this way, new business environment, the objective of the profit maximization is difficult and unrealistic. तो क्या पुराने ज़माने में प्रोप्राइटरशिप होती थी, अब तो क्या खूब सारे है ना पार्ट होते हैं, कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड करना है, गवर्नमेंट, सोसाइटी वगैरह। तो उसमें क्या है इसके ना सबको सेटिस्फाइड करने के लिए करना है, तो हम प्रॉफिट को जो गोल है वो लेके नहीं चल सकते। हमको क्या दूसरे गोलों को भी दूसरे गोल्स को भी अपनी कंपनी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये अब पॉसिबल नहीं है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल लेके या ऑब्जेक्ट लेके चले। और इस डिसएडवांटेज के अलावा भी कुछ लिमिटेशन भी है, तो वो भी हम रीड कर लेते हैं। अदर देन द अबाउट डिसएडवांटेज, द आइडिया ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ए बिजनेस लाइक विच कीप इन व्यू ओनली द इकोनॉमिक प्रॉफिट। देयर इज नो रैंकिंग of alternative course of action. The objective of the profit maximization has the following limitation. इसकी लिमिटेशन है वो रीड कर लेते हैं। इट इज़ वेग मतलब नॉट क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अगर हम कंपनी को देखना है तो उसके लिए वेल्थ पे ही ध्यान देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को भूलना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्लियर नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रॉफिट बढ़ाना है या कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये क्लियर नहीं है। और आफ्टर टैक्स बढ़ाना है या नेट प्रॉफिट बढ़ाना है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर। सेकेंड है इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू में ऑफ मनी मतलब ये शेयर प्राइस को जो कैपिटल गेन होता है या प्राइस शेयर की प्राइस बढ़ती है, इसको तो ये बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। आज प्रॉफिट को आज यूज़ करना है या उस प्रॉफिट को वापस ये इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद कंपनी को कितना बेनिफिट हो, ये सब बातों को तो ध्यान में रखता ही नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, इस बातों में इन सबको बात को ध्यान नहीं रखता।
थर्ड पॉइंट है इस ओवरलुक क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर एक्टिविटीज़। इसके अंदर क्या होता है कि ये फ्यूचर एक्टिविटीज़ का तो ध्यान ही रखता है कि प्रॉफिट को अभी यूज़ कर ले, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट होगा, उसके फ्यूचर में कंपनी को और वेल्थ को बढ़ानी है, कंपनी का साइज बढ़ाना है, टर्नओवर को बढ़ाना है, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देकर ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट पे ध्यान देता है। तो ये इससे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि फ्यूचर कंपटीशन को भी ध्यान दे, कंपनी में ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करे, वेल्थ को कैसे बढ़ाए, इस पर ये ध्यान नहीं देता। इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब जब प्रॉफिट का जब हम एम ले लेते हैं तो हम सोशल बेनिफिट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल ही जाते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आजकल आ गया, उसमें क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब तो कंपनी लॉ में इसको CSR को शामिल भी कर लिया गया। सब कंपनियों की क्या कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ सर्टेन परसेंटेज का प्रॉफिट का उसमें इन्वॉल्व करना ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इन सब गोल्स को, प्रॉफिट का जब हम गोल ले लेते हैं तो ये सब ऑब्जेक्ट तो हमारे पीछे रह जाते हैं। तो इन सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो बिल्कुल ये इग्नोर ही करता है। लास्ट में असाइनमेंट है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सेकंड है स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो थैंक यू। ओके।